हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th की ज्योमेट्री में मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में समरूपता अच्छे से समझाई थी। समरूपता के अलावा अपन ने सर्वांग समता, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक और माध्यिका, ये सारे टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि वो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा आपके यहाँ पर मैटर करेगा, यहाँ पर उसको लिंक करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन और कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ही अब मैं आपको कुछ थ्योरम्स करवाने वाला हूँ, वो थ्योरम्स आपको समझ में आएंगी। ये जो मैं आपको अभी थ्योरम्स करवाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। 6 नंबर की थ्योरम्स इनमें से पूछी जाएगी एक, और 6 नंबर की आप वैल्यू अच्छे से जानते हो। तो अगर आप ये थ्योरम एग्जाम में परफॉर्म करके आना चाहते हो तो आपको ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। बेसिक में मैंने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारा कंप्लीट करवा दिया है। आज अपन थ्योरम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थ्योरम्स के अंदर सबसे पहले आपको थ्योरम लिखनी है थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम और होता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ये नाम से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और एक चीज और बता दूं कि ये थ्योरम करने से पहले आपके थेल्स प्रमेय और इससे जस्ट अगली जो मैं थ्योरम आपको करवाऊंगा, ये दोनों थ्योरम्स अगर आपकी क्लियर होंगी तो ही आप 11.1 परफॉर्म कर पाओगे, 11.2 परफॉर्म कर पाओगे। तो 11.2 अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो वो पूरी आपके थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित है। तो आपको थेल्स प्रमेय अच्छे से होनी चाहिए। थेल्स प्रमेय और इससे जस्ट आगे वाली जो मैं थ्योरम करवाऊंगा इसका विलोम, दोनों थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ही आप 11.2 को परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद में जो आपको थ्योरम्स करवाऊंगा 11.3, 11.4, 11.5 से लेकर 11.10 तक, वो सारी थ्योरम्स करने के बाद आप 11.3 को परफॉर्म कर पाओगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर होंगी तो ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पहली शर्त ये है कि आपको थ्योरम्स अच्छे से सीखनी है। ये थ्योरम्स अच्छे से क्लियर होंगी तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए आपको इसका कथन, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर उसे प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय का जो कथन है उसको समझना कि अगर अपने पास कोई ट्राइंगल है, कोई त्रिभुज है ABC, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो अपन किसी एक भुजा BC के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ये कथन है थेल्स प्रमेय का, ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोलती है वापस से एक बार बता देता हूं आपको कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसके समांतर अपन ने एक रेखा खींची DE, तो वो जो समांतर रेखा है DE वो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। समान अनुपात का मतलब है कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। तो देखो सबसे पहले अपन इसका कथन लिखते हैं। थेल्स प्रमेय का क्या कथन लिखेंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को कट करें, शेष दोनों भुजाओं को क्या करें, कट कर रही है, शेष दोनों भुजाओं को कट करे तो वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद, या कट करे प्रतिच्छेद करे, दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे
तो वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो ये आपके थेल्स प्रमेय का कथन दिया हुआ होगा और आपको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी थ्योरम अगर अपने को प्रूव करनी है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन हिंदी में बोलते हैं दिया है, कि क्या उसने दिया है, और जो दिया है उसकी हेल्प लेकर अपन थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो क्या दिया है थ्योरम में, पढ़ो थ्योरम को वापस, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो यानी गिवन में क्या है कि ये इसके क्या है, समांतर, यानी DE समांतर है किसके, DE समांतर है BC के। ये गिवन में है अपने पास। आगे पढ़ो, शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, यानी सिद्ध करना है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को कि वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। समान अनुपात मतलब AD बटे में DB बराबर AE बटे में इस। एक बार वापस से बता देता हूं थ्योरम क्या बोलना चाहती है, कि अपने पास कोई त्रिभुज है ABC, इसकी किसी एक भुजा के समांतर अपन ने रेखा खींची DE। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो ये जो रेखा अपन ने समांतर खींची है ये बाकी भुजाओं को, बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। मतलब AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC अपने को प्रूव करना है। थ्योरम समझ में आई अच्छे से। थ्योरम को वापस से अच्छे से पढ़ो। गिवन और टू प्रूव आपको खुद को पहचानना आना चाहिए कि क्या तो उसने अपने को दिया है और क्या अपने को प्रूव करना है। अब अपन चलते हैं थ्योरम को प्रूव करने की ओर। थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। रचना में अपन वो काम करेंगे जो अपने को एक्स्ट्रा काम करना होता है, मतलब जो थ्योरम में दिया हुआ नहीं होता, लेकिन अपने को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जिसकी सहायता से अपन थ्योरम को प्रूव करेंगे। मतलब थ्योरम में अपन जो भी एक्स्ट्रा काम करेंगे वो किस में आएगा, हमेशा रचना के अंदर। तो अपन ने एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा इसमें, B को तो इससे मिलाना पड़ेगा, D को C से मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि DC व BE को मिलाया, के बाद DP लंब डालेंगे AC के ऊपर, इसको P नाम दे देना और इसको Q नाम दे देना। DQ अपन ने लंब डाला AB के ऊपर। तो और रचना में क्या लिखेंगे अपन कि DP लंब डाला किसके ऊपर, DP लंब डाला AC के ऊपर, तथा EQ लंब डाला EQ अपन ने लंब डाला AB के ऊपर। तो ये आपको रचना में कर देना है। क्या क्या करना है, B को E से और D को C से मिलाया, उसके बाद में EQ लंब डाला AB पर और DP लंब डाला AC पर। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखना। अब अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको लिखना है प्रूफ, यानी उत्पत्ति। हिंदी में देख लेना, हिंदी में लिख लेना इसको उत्पत्ति। बाकी आप इतनी इंग्लिश लिखोगे तो चलेगा, हिंदी मीडियम के बच्चे, कि आप प्रूफ लिख देना। तो प्रूफ में आपको सबसे पहले वापस से रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले आपको गिवन पहचानना है कि क्या उसने दिया है। तो क्या दिया था उसने कि BC जो है वो समांतर है DE के। फिर प्रूव क्या करना था कि ये समांतर रेखा है, ये बराबर अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, यानी AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC अपने को प्रूव करना है। उसके बाद में अपन को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो अपन रचना में लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा काम क्या किया अपन ने, B को E से और D को C से मिलाया, DP लंब डाला AC पर और EQ लंब डाला AB पर। कर लोगे यहाँ तक। अब अपन प्रूफ के अंदर ध्यान से देखते जाना, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, नोट डाल के लिख लो। ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर अपने पास कोई त्रिभुज है A B
सी। मेरे को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की बात करूं तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आगे से डायरेक्ट कैसे लिखूंगा? इंग्लिश के अंदर एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का। तो चाहो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखो, चाहो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखो। तो जब भी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखूंगा तो आप लोग समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर अपन निकालना चाहें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां पर अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो 1/2, अगर मैं इसका आधार BC लूं तो अब इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, और ऊंचाई मैंने आपको पहले भी बताई है, ऊंचाई हमेशा वो होती है जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यहां पर अगर मैं आधार BC ले रहा हूं तो BC के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा वो उसकी ऊंचाई होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि आधार के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वही उसकी ऊंचाई होती है। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं AP लंब डालूं BC के ऊपर तो AP इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी और BC उसका क्या हो जाएगा? आधार। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार BC इंटू में ऊंचाई क्या हो जाएगी? AP। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर मान लो मैंने BC यहां पर आधार लिया, अब मैं आधार BC ना लेकर मैं आधार लेना चाहूं, AC आधार लेना चाहूं तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। अगर मैं आधार इसका AC लूं तो अब मुझे लंब आधार के ऊपर चाहिए, यानी अब लंब मुझे कहां डालना पड़ेगा? AC के ऊपर। और अब इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? BP। तो आधार अगर मैं AC ले रहा हूं तो अब ऊंचाई क्या होगी इसकी? BP। तो हमेशा ध्यान रखो, जो आप आधार लेते हो उस आधार के ऊपर जो लंब है वही उसकी ऊंचाई होती है त्रिभुज के अंदर। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि आधार तो आप BC ले रहे हो, ऊंचाई कोई दूसरी ले रहे हो, वो गलत हो जाएगा आपका। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आधार AC ले रहा हूं तो ऊंचाई मुझे BP लेनी पड़ेगी। अगर मैं आधार BC ले रहा हूं तो मुझे ऊंचाई ये वाली लेनी पड़ेगी। अगर मैं आधार AB ले रहा हूं तो मुझे ऊंचाई ये वाली लेनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज आप समझ लेना कि अगर अपन तीनों का क्षेत्रफल निकालें, मतलब अगर मैं 1/2 आधार BC और ऊंचाई ये वाली निकालूं तो भी क्षेत्रफल वही आएगा। अगर मैं आधार AC लेकर क्षेत्रफल निकालूं तो भी क्षेत्रफल वही आएगा, और AB को आधार लेकर क्षेत्रफल निकालूं तो भी क्षेत्रफल वही आएगा। क्षेत्रफल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो आप तीनों में से किसी को भी आधार मान सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है जिसको आप आधार मान रहे हो ऊंचाई उसी के ऊपर लंब होनी चाहिए, वही ऊंचाई लेनी है, ऊंचाई दूसरी नहीं लेनी। कहने का मतलब है कि अगर आप आधार BC ले रहे हो तो ऊंचाई ये वाली मत ले लेना, ये वाली मत ले लेना। ऊंचाई कौन सी लोगे? जो उस आधार के ऊपर क्या है? लंब है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है यहां तक? तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो था अपना पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझना इसमें कि अगर अपने पास कोई अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को बोलते हैं अपन अधिक कोण त्रिभुज। ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अगर अपन अधिक कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही फॉर्मूला होता है अपने पास। तो यहां पर इसका आधार तो क्या हो गया? BC। अब अपने को ऊंचाई चाहिए, और मैंने बताया था ऊंचाई हमेशा वो होती है जो आधार के ऊपर 90 डिग्री हो। अब आधार के ऊपर अगर अपने को 90 डिग्री लेना है तो अपने को यहां से लंब डालना पड़ेगा BC के ऊपर, और अगर अपन यहां से लंब डालेंगे तो यहां से लंब हमेशा सीधा होता है। तो ये अगर अपन लंब डालें तो ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री। तो यहां से इस पॉइंट को नाम दे देना P पॉइंट। तो अधिक कोण त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूं। ये तो मैंने लंब डाला है, BC के ऊपर मैंने AP लंब डाला है। तो अगर अपन इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की बात करें, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? 1/2 आधार तो कितना होगा इसका? BC, और अब ऊंचाई कौन सी होगी? AP।
क्यों? क्योंकि आधार के ऊपर लंब कौन सा है, हालांकि जो लंब है वो त्रिभुज के बाहर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ऊंचाई चेंज हो जाएगी, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, AP। ये होता है अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब अगर अपन को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 आधार अपना BC और ऊंचाई अपन कौन सी लेंगे, जो 90 डिग्री हो, यानी AP। ये होता है अपने पास अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? दोनों पॉइंट को अच्छे से समझोगे तो अपन इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन थ्योरम के प्रूफ की ओर। तो अब ध्यान देना है, अगर मैं इस वाले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की अगर अपन बात करें तो ADE का क्षेत्रफल अपन निकालें तो 1/2। अगर मैं इस त्रिभुज में आधार AD लूं तो इस आधार के ऊपर लंब कौन सा है 90 डिग्री के साथ, QE, तो अपने पास ऊंचाई क्या हो जाएगी, QE। ये मैंने आपको समझा दिया है कि अगर अपन आधार AD लेंगे तो ऊंचाई अपन कौन सी लेंगे, QE। क्लियर है? तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार AD इंटू में ऊंचाई QE। समझ गए? इसको नाम दे दो 1। सेम एज इट इज मैं बोलूं आपको कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, DEB का, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB की, ये जो ट्राइंगल अपने पास DEB, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये एक अपने पास अधिकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला अधिकोण है। तो अगर मैं आधार इसमें DB लूंगा तो ऊंचाई इसके बाहर आएगी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो DEB के क्षेत्रफल का अगर अपन निकालना चाहें तो क्या क्षेत्रफल होगा, 1/2 आधार 2 हो जाएगा DB और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी इसकी, EQ। तो यानी त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार तो कितना हो जाएगा, DB, और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी अपने पास, EQ। ऊंचाई हमेशा वो होती है जो 90 डिग्री के साथ, आधार के साथ 90 डिग्री बनाए। तो EQ जो है वो उसके आधार, अगर अपन DB ले रहे हैं तो DB के साथ ये देखो 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यानी ऊंचाई तो कौन सी हो जाएगी अपने पास, EQ, और आधार कौन सा हो जाएगा, DB। क्लियर है यहाँ तक? इसको नाम दे दो आप 2। अगर मैं 1 में भाग दूं समीकरण नंबर 2 का, या आप हिंदी में लिख दो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो LHS में LHS का भाग देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB बराबर RHS में RHS का भाग देंगे, तो इसका तो RHS अपने पास है 1/2 AD इंटू में QE बटे में इसका RHS है अपने पास 1/2 DB इंटू में EQ। तो यहां आप ध्यान दोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, QE से QE कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास फाइनली बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB बराबर, ऊपर तो बचेगा अपने पास AD और नीचे बचेगा अपने पास DB। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? अपन ने क्या किया है वापस बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने ADB का क्षेत्रफल निकाला, तो ADE के क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार AD इंटू में ऊंचाई QE। क्लियर है? फिर अपन ने क्षेत्रफल निकाला DEB का, 1/2 आधार DB, ऊंचाई अपने पास क्या आ गई, EQ। सबसे पहले अपने पास ऊपर वाले ADE का जो क्षेत्रफल आया था उसको समीकरण 1 नाम दी, DEB का जो क्षेत्रफल आया था उसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया, 1 में 2 का भाग दे दिया, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, QE से QE कैंसिल, तो अपने पास क्या बच जाएगा, AD बटे में DB। इसको नाम दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन इसको आगे करते हैं।
अब अगेन मैं आपसे बात करूं कि वापस से अगर मैं निकालना चाहूं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो ADE का क्षेत्रफल, इससे पहले मैंने आधार AD लिया था तो ऊंचाई मुझे ये वाली लेनी पड़ी थी। अब मैं आधार अगर AE लेना चाहूं 1/2, अगर मैं आधार AE लेना चाहूं तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, जो आधार के ऊपर लंब है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी DP। इसको नाम दे दो 4। तो अपन ने वापस से किसका क्षेत्रफल निकाला, ADE का। ऐसे ही अपन अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसको भूल जाओ, DEC का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ अब, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये क्या बनेगा 1/2। आधार अगर मैं इसका EC लूं तो ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी मुझे, जो इसके ऊपर आधार EC के ऊपर लंब हो, और EC के ऊपर लंब कौन सी है, ये वाली DP लंब है कि नहीं है, ये देखो DP लंब है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी DP। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 5। अगेन 4 में 5 का क्या दे देंगे, समीकरण 5 का भाग देने पर, तो समीकरण 4 में जब अपन 5 का भाग देंगे तो LHS में LHS का भाग देंगे, तो LHS अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर, इसका RHS अपने पास है 1/2 इंटू AE इंटू में DP, और इसका RHS अपने पास है 1/2 EC इंटू के अंदर DP। अगेन 1/2 से 1/2 कैंसिल, DP से DP कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर कितना बचेगा अपने पास, ऊपर बचेगा AE और नीचे बचेगा EC। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 6। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, थेल्स पर में एकदम आसान है। बस आपको करना क्या है, वापस से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ADE का, तो उसके अंदर अगर आप आधार AD लोगे तो ऊंचाई लेनी पड़ेगी आपको E। ये पॉइंट था अपने पास, क्यों E क्यों, तो ADE का क्षेत्रफल, सबसे पहली समीकरण कैसे आई थी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD इंटू में ऊंचाई क्यों E, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण में क्या किया था, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल 1/2 DB इंटू में ऊंचाई क्या हो गई थी, वही E क्यों। 1 में 2 का भाग दिया था तो समीकरण 3 आ गई थी। सेम एज इट इज वापस से अपन ने किसका क्षेत्रफल निकाला यहाँ पे, ADE का। इस बार अपन ने आधार AD ना लेकर क्या लिया, AE। तो AE अगर अपन आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी अपने को, DP, क्योंकि मैंने बताया था ऊंचाई हमेशा वो होती है जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अगर अपन आधार AE ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी DP, तो यानी 1/2 AE इंटू में ऊंचाई हो जाएगी DP। ये समीकरण नंबर आ गई 4। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की, तो DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर मैं आधार EC लूं तो ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी DP, तो यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार EC इंटू में ऊंचाई DP। ये समीकरण नंबर आ गए मेरे पास 5। 4 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास नई समीकरण आएगी 6। तो अपने पास फाइनली एक तो समीकरण नंबर 3 आई और एक समीकरण नंबर 6 आई। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 के LHS में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो सेम है ऊपर वाले, तो अगर नीचे वाले भी सेम हो जाएं तो ये पूरा LHS इस पूरे LHS के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे LHS को इस पूरे LHS के बराबर करने के लिए अपने को DEC और DEB का क्षेत्रफल अगर अपन बराबर कर दें तो ऊपर वाला तो बराबर है ही, नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा अपना। तो ऐसा करने के लिए ध्यान देना है कि DEC का क्षेत्रफल, तो DEC का क्षेत्रफल यानी ये वाला ट्राइंगल, और DEC और DEB यानी DEB का क्षेत्रफल, यानी क्या मैं आपसे पूछूं क्या ट्राइंगल DEB और DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या,
बिल्कुल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ध्यान से देखना कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं DEB और DEC, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही आधार पर बने हैं, DE आधार पर। अगर मैं आधार DE लूं तो एक ही तो आधार पर बने हैं, और दोनों के दोनों, ये दोनों समांतर रेखाएं थी तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो त्रिभुज हो जिनके आधार सेम हो, कोई भी दो त्रिभुज हैं जिनके आधार सेम हो, जैसे अपने पास ये कोई ट्राइंगल है ABC और इसको नाम दे दो D, तो अपने पास यहाँ पर दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है ADC। तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये एक ही आधार AC पर बने हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी दो त्रिभुज हैं जो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं और उनके आधार सेम हैं, तो वो दोनों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर अपन यहाँ पर अप्लाई करें कि अब चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, क्योंकि दोनों त्रिभुज कहां बने हैं, कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार, आधार कौन सा लोगे, DE, एक ही आधार DE, क्योंकि ये तो है त्रिभुज, ये देखो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, तो दोनों DE आधार पर बने, तो दोनों एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं, कौन सी समांतर रेखाओं के मध्य बने, DE समांतर थी किसके, BC के, गिवन में थी DE समांतर थी BC के मध्य में बने, के मध्य बने हैं, अतः दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, अतः दोनों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर होंगे। समझ गए, तो दोनों के क्षेत्रफल अगर बराबर होंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं कि DEC का क्षेत्रफल DEB के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका पूरा LHS इसके पूरे LHS के बराबर होगा। क्लियर है, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, 3 व 6 से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका LHS इस पूरे LHS के बराबर हो गया, तो इनके RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी 3 व 6 से अपने को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB के। तो इसका तो मान अपने को कितना दे रखा है, यहाँ देखो AE बटे में EC, तो इसकी जगह तो अपन AE बटे में EC लिख सकते हैं, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, AD बटे में DB, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ये थ्योरम। थ्योरम एकदम आसान है, बस करना क्या है आपको वापस से मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ट्राइंगल लेना है ADE का क्षेत्रफल, आधार AD, ऊंचाई अपने को ले लेनी है EQ। फिर आपको अगेन ट्राइंगल लेना है DEB का क्षेत्रफल, आधार DB, ऊंचाई हो जाएगी EQ। क्लियर है, फिर वापस से आपको ट्राइंगल लेना है ADE, उसका क्षेत्रफल लेना है आपको आधार AE, ऊंचाई DP। फिर अगेन आपको ट्राइंगल लेना है DEC, उसका आधार EC, तो ऊंचाई हो जाएगी DP। इस तरीके से अपने पास 4 क्षेत्रफल आएंगे, 4 क्षेत्रफलों में क्षेत्रफल 1 में 2 का भाग दे दो, 3 में 4 का भाग दे दो, उससे समीकरण मिलेगी आपको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6। 3 और 6 में आप नजर डालोगे तो इनका ऊपर वाला अंश तो बराबर है, इनका हर भी आपस में बराबर होगा। हर इसलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों का जो है एक ही आधार पर बने और समांतर रेखाओं के बीच में बने, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो दोनों के LHS बराबर हो जाएंगे। दोनों के LHS बराबर तो दोनों के RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर, और वही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से 2 से 3 बार इस थ्योरम को करो। इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि हम लोग आसानी से इसको कर लें, मेहनत करोगे तो ही कर पाओगे। बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 11.2 की ओर। तो जो थ्योरम नंबर 11.2 है आपके पास, वो है आपकी थेल्स प्रमेय की विलोम,
यानी थेल्स प्रमेय क्या बोलती थी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अपन कोई रेखा खींचे तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर इसका उल्टा करना है कि कोई रेखा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करे, तो अब अपने को सिद्ध करके बताना है कि वो तीसरी रेखा के समांतर होगी। समझो, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि अपने पास कोई ट्राइंगल है ABC, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती थी कि अगर अपन त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ये अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया। अब अपने को प्रूव करना है कि अगर कोई एक ऐसी रेखा है जो इनको समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, यानी जो वहां प्रूव करना था वो इस बार गिवन में दिया है, और सिद्ध करना है कि अगर ये समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है इन दोनों को तो ये दोनों समांतर होंगी। मतलब इस बार उल्टा प्रूव करना है। क्लियर है? तो अपने पास स्टेटमेंट क्या बनेगा कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करे, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी? तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये अपने को प्रूव करना है। तो थ्योरम को पढ़ो ध्यान से, और सबसे पहले मुझे गिवन बताओ। गिवन में क्या लिखोगे? क्या दिया उसने कि कोई रेखा है जो इन दोनों को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, यानी समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यानी गिवन में क्या है कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में AC। ये इस बार उसने गिवन में दिया है अपने को, और सिद्ध करना है कि अगर ये समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है तो ये जो रेखा है ये तीसरी के समांतर होगी, यानी टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? कि जो DE है वो समांतर होगी किसके? BC के। ये अपने को प्रूव करना है। तो इससे पहले वाली थ्योरम में ये गिवन में था और ये अपने प्रूव किया था। इस बार उसका विलोम है, ये गिवन में है और ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो, अभी सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए इसमें आपको करना क्या है कि अपन मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। अगर मान लो DE BC के समांतर नहीं है तो कोई और रेखा होगी जो इसके समांतर होगी। मेरा कहने का मतलब है कि अपने पास कोई रेखा है AB और कोई एक और रेखा है PQ। ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है। अगर ये एक दूसरे के समांतर नहीं है तो AB के PQ समांतर नहीं है तो कोई और रेखा होगी जो इसके समांतर होगी। कोई ना कोई रेखा तो ऐसी होगी जो इसके समांतर होगी। अगर PQ नहीं है तो कोई और रेखा होगी तो जरूर कोई ना कोई इसके समांतर। तो सेम एज इट इज अपन मान लेते हैं कि BC के ये जो DE है ये समांतर नहीं है। तो अगर DE के ये BC के ये DE समांतर नहीं है तो कोई और रेखा होगी जो इस BC के समांतर होगी। तो यहां पर अपन मान लेते हैं सबसे पहले कि माना BC जो है या जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, या आप हिंदी में लिख लो कि माना DE BC के समांतर नहीं है। तो DE BC के समांतर नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं? तो कोई अन्य रेखा BC के समांतर होगी। अतः अब क्या बोलोगे कि माना अपन कोई एक अलग रेखा ले लेते हैं, इसको नाम दे दो आप P पॉइंट। तो माना अतः हटा देना चाहे तो क्या लिखोगे कि माना कि अगर DE BC के समांतर नहीं है तो माना DP किसके समांतर है? BC के समांतर है।
कि अगर DE BC के समांतर नहीं है तो अपन ने मान लिया कि कोई और रेखा है DP जो इसके समांतर है। अब DP इसके समांतर है BC के, तो अब अपन थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं पिछले थ्योरम से। अतः DP जो है वो समांतर ले लिया अपन ने किसके, BC के। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर DP समांतर है BC के तो अभी DE को भूल जाओ। अभी अपन ने क्या लिया कि DP समांतर है BC के, और अभी अपन ने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि अगर DP समांतर है BC के तो ये जो DP है ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी। तो यानी अगर ये दोनों समांतर हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि AD बटे में DB बराबर AP बटे में PC, ये बोल सकते हैं कि नहीं। इसको नाम दे दो 1। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपने को प्रूव करना था कि जो DE है वो समांतर है BC के, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन ने मान लिया कि DE BC के समांतर नहीं है। तो अगर DE BC के समांतर नहीं है तो कोई अन्य रेखा है DP जो BC के समांतर है। तो अगर DP BC के समांतर है तो अपन थेल्स प्रमेय से ये बोल सकते हैं, यहाँ लिख देना समांतर है तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से अपन ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और अपने को पता है कि गिवन में AD बटे में DB किसके बराबर है, AE बटे में EC के। लेकिन दिया है, क्या दिया है अपने को गिवन में, क्या है कि AD बटे में DB, इसका तो सारा लेना ही है अपने को जो गिवन में दिया है, बराबर AE बटे में EC, ये अपने को गिवन में है। अब आप 1 और 2 पर नजर डालोगे तो दोनों के LHS सेम है, AD बटे में DB, तो इनके RHS भी बराबर होंगे कि नहीं। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि AP बटे में, यहाँ लिख देना 1 व 2 से, 1 व 2 से अपन क्या बोल सकते हैं कि इनके RHS आपस में बराबर होंगे। यानी AP बटे में PC बराबर AE बटे में EC। ये स्टेटमेंट नंबर आ गया अपने पास 3। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास आया AP बटे में PC बराबर AE बटे में EC। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो PC तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, AP। अगर अपन ने इसको उल्टा किया तो इसको भी घुमाना पड़ेगा, यानी EC ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, AE। अगर +1 करें तो +1 करने पर बनेगा PC बटे में AP +1, और अगर अपन LHS में +1 कर रहे हैं तो अपने को RHS में भी +1 करना पड़ेगा। यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, AP, तो ऊपर बन जाएगा अपने पास PC प्लस AP। यहां पर अपने पास एलसीएम आ जाएगा AE, तो ऊपर बन जाएगा EC प्लस में AE। PC प्लस AP, तो PC प्लस AP को अपन क्या लिख सकते हैं, PC प्लस AP को अपन क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं बटे में AP। EC प्लस AE, तो EC अपने पास है ये वाली, और AE अपने पास है ये, तो EC और AE को जोड़ोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा, और नीचे क्या है AE। AC इधर है, AC ही इधर है, ये ऊपर गुणा के अंदर है तो इधर भाग में आ जाएगा, या ऐसे समझ लो कि ये AC इधर ऊपर है तो ये इधर नीचे आ जाएगा। यानी बचेगा क्या मेरे पास, AC, या वज्र गुणा कर दो, AC के गुणा में क्या आ जाएगा AE, और इधर AC के गुणा में क्या आ जाएगा AP। वज्र गुणा कर दिया तो AC के गुणा में AE, इस AC के गुणा में AP। यहां आप नजर डालोगे तो इस AC गुणा में है तो उधर जाकर किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। यानी AC गुणा AP बटे में ये AC कहाँ आ जाएगा, भाग में, और AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और क्या बचेगा अपने पास AE बराबर AP। अपने पास बचा लास्ट में AE बराबर AP, यानी AE जो है वो AP के बराबर है। यानी ये वाली जो दूरी है ये बराबर है इस वाली दूरी की।
और ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर हो, समपाती हो। मतलब मैं बोलूँ ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। बोले सर ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो तभी पॉसिबल है जब ई और पी एक ही बिंदु के ऊपर स्थित हो, मतलब ई भी यहीं पर हो, पी भी यहीं पर हो, तभी ये 5-5 के हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे? यह तभी संभव है जब, अपन क्या बोल दें? तो यह तभी संभव है, ए ई बराबर ए पी तभी संभव है जब बिंदु ई और पी क्या हो? जब बिंदु ई व पी क्या हो? समपाती हो, अर्थात एक ही बिंदु पर स्थित हों। और समपाती होंगे तो अपन ने लिया था कि डीपी जो है वो समांतर थी बीसी के। तो अब ई और पी अपन ने समपाती बता दिए, यानी अगर डीपी बीसी के समांतर थी तो अगर ई और पी समपाती हैं तो डीई भी समांतर होगी किसके? बीसी के, क्योंकि दोनों पॉइंट तो एक ही है। एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट एक ही है। तो अपन ने डीपी समांतर ली थी बीसी के, तो अब ई और पी समपाती हैं तो डीई भी समांतर होगी किसके? बीसी के। हो अतः अपन क्या बोल सकते हैं कि डीई भी समांतर होगी किसके? बीसी के। और यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। तो आइए थ्योरम समझ में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको मैंने आज थेल्स प्रमेय और उसका विलोम करवाया है, इसको अच्छे से करो। ये करोगे तो ही आपको 11.2 अच्छे से समझ में आएगी। थेल्स प्रमेय के ऊपर ही आपकी पूरी 11.2 एक्सरसाइज टिकी हुई है, तो अच्छे से इसको करो। ये थ्योरम्स अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।